हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस, वो भी यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी। जो पेपर आपका दिसंबर 2019 में हुआ था, उस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस पूरे पेपर को एक बार एनालाइज किया जाए तो इसमें पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 4 क्वेश्चन हम लास्ट की वीडियोस में कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इन 6 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द नेट CO2 फिक्सेशन ऑफ टिपिकल C3 एंड C4 प्लांट अंडर इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन एंड सैचुरेटिंग लाइट। यानी ये क्वेश्चन कहां से आया है? C3 और C4 प्लांट के बारे में आया है। कहा है कि C3 और C4 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, और ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर सही है। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूं कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो 0.038% होता है। ठीक है, ये परसेंटेज में है। अगर इसको माइक्रोलीटर पर लीटर में मैं काउंट करती हूं तो ये 380 हो जाता है। ठीक है, ये वो कंसंट्रेशन है जो हमारे एनवायरनमेंट में CO2 की होती है। ठीक है, एनी प्लांट विच रिक्वायर मैक्सिमम CO2 उसे बोला जाता है सैचुरेशन। यानी किसी भी प्लांट को जितनी CO2 की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम, उसे कह दिया जाता है वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है। तो अगर मैं बात करती हूँ C3 प्लांट के लिए, तो C3 प्लांट के लिए जो सैचुरेशन है फॉर CO2 वो होता है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। और अगर बात करें C4 प्लांट की, तो C4 प्लांट के लिए जो CO2 का सैचुरेशन पॉइंट है वो होता है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। ठीक है, तो देखो C3 को रिक्वायरमेंट है 450 की, हमारे पास है कितना एनवायरनमेंट में? 380 है। अगर बात करें C4 की, C4 को रिक्वायरमेंट है 360 की मैक्सिमम, और हमारे एनवायरनमेंट में कितनी है? 380 है। तो जो C3 प्लांट होते हैं हमेशा उनके लिए CO2 कम रहेगी, क्योंकि उन्हें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एनवायरनमेंट में है ही नहीं। ठीक है, C4 की अगर बात करें उनको मैक्सिमम 360 चाहिए, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में कितना है? 380 है। तो C4 प्लांट जो होते हैं उनके पास हमेशा ही CO2 सफिशिएंट होती है। जो C3 है उनके लिए हमेशा ही CO2 क्या होता है? लिमिटिंग होता है। तो अगर CO2 को इंक्रीज किया जाए तो किस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है? C3 पर पड़ने वाला है, क्योंकि C4 के पास ऑलरेडी बहुत सारा CO2 है। लेकिन अगर CO2 को और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा तो C3 ज्यादा एक्वायर कर लेगा और वो फिर ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि CO2 का इंक्रीज करना डिक्रीज करना किस पर इफेक्ट डालता है? मोस्टली C3 पर इफेक्ट डालता है, जो C3 प्लांट होते हैं। तो यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और यहाँ पर है CO2 कंसंट्रेशन। 3 पॉइंट्स मैंने लिए हैं। 360 ये किसके लिए होगा? C4 के लिए होगा। 380 ये क्या है? इन्वायरमेंट के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन है। और ये क्या है? 454 C3 प्लांट। ठीक है, चलिए इसको फिल कर देते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले C4 प्लांट ने ऐसे स्टार्ट किया और वो यहाँ पर सैचुरेट हो जाता है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर आकर वो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी पॉइंट है जहां पर CO2 उसके लिए मैक्सिमम हो चुका है। अगर बात करें C3 की, तो देखो C3 चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलते रहेगा, यहां पर आकर वो सैचुरेट होता है, क्योंकि ये पॉइंट है उसके सैचुरेशन का और ये पॉइंट है C4 के सैचुरेशन का। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है, ये होगा C4 और ये होगा C3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आया है तो बस इस ग्राफ को अब वहां पर मैच कर लेते हैं कि कहाँ C4 नीचे है, C3 हमारा ऊपर है। यानी कि इस तरीके से अगर बात करें तो ये C4 है और ये क्या है? C3 है। चलिए देखते हैं। तो देखो इसमें C3 ऊपर देके रखा है तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर देखते हैं C3 यहां पर भी ऊपर है, ये गलत हो जाएगा। एक बार फिर से देखो ग्राफ क्या है, C4 ऊपर है और फिर C3 ऐसे जाके यहां पर सैचुरेट होता है। ठीक है, तो दोनों ही ग्राफ गलत हो जाएंगे। थर्ड की अगर बात करें, देखो C4 ऊपर है और फिर C3 जाएगा तो यहां पर सैचुरेट होगा, तो ये ग्राफ हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ में क्या है? C4 ऊपर तो दिया है लेकिन यहां पर ओवरलैप कर दिया है, जो गलत है। तो ये जो ग्राफ है ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। आपको ये कंसीडर करना है और क्या बताना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्लांट ग्रोइंग अंडर द कैनोपी एज कंपेयर टू दोज ग्रोइंग अबव द कैनोपी। आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, उनको रीड करने के बाद आपको क्या बताना है कि ऐसे प्लांट जो अंडर द कैनोपी ग्रो करते हैं उनमें से ये कौन सी बात सही है, यानी उनके लिए। तो देखो यहाँ पर कैनोपी क्या होता है? जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनमें ये वाला पार्ट जो होता है उसको कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है यानी कि यहाँ पर जो प्लांट है इनको कहेंगे कि ये ऐसे प्लांट हैं जो अंडर द कैनोपी
ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में पूछा है, ये ऐसे प्लांट जो कि नीचे ग्रो करते हैं, तो वहां पर क्या क्राइटेरिया होगा। देखो फर्स्ट में लिखा है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोर इन द रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम देन इन फार रेड, यानी जो क्लोरोफिल होता है वो रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू फार रेड। बी में लिखा है द फाइटोक्रोम फोटो रिसेप्टर ऑफ प्लांट अकर इन टू इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म PR and PFR, where red light convert PR to PFR and far red light convert PFR to PR। इस बात में क्या लिखा है ये समझाया है कि जो फाइटोक्रोम होता है उसके पास दो फॉर्म होती है, PR एंड PFR। जो PR होता है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके PFR में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो PFR है फिर जब ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये फिर से PR में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये बताया है उस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही बताया है। और देखो लिखा क्या है, मैंने भी लिख दिया यहाँ पर एक्स्ट्रा कि जो PFR होता है ये एक्टिव फॉर्म है जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस करता है और इनहिबिट करता है स्टेम का इलोंगेशन। इसका मतलब क्या है, देखो स्टेम का इलोंगेशन को इनहिबिट करने से मतलब ये नहीं है कि वो स्टेम की जो ग्रोथ है उसको होने ही नहीं देगा। हालांकि बात यह है कि जो स्टेम का नॉर्मल ग्रोथ है या फिर नॉर्मल इलोंगेशन है उसको प्रमोट करता है, लेकिन एक टाइम के बाद प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, इलोंगेशन नहीं होता है, उसको इनहिबिट करता है ये PFR, यानी प्लांट की इलोंगेशन को ज्यादा नहीं होने देता है, ज्यादा होने से इनहिबिट करता है, इसलिए लिखा है इनहिबिट द स्टेम इलोंगेशन। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि ग्रोइंग अ सन प्लांट अंडर द कैनोपी शेड कॉज इंक्रीज स्टेम इलोंगेशन, यानी ऐसा प्लांट जो कि कैनोपी के अंडर ग्रो करता है उसकी स्टेम इलोंगेशन इंक्रीज हो जाती है। और ये तीन स्टेटमेंट देके पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, किसके लिए, जो अंडर द कैनोपी होते हैं। ये आपको मैंने क्वेश्चन समझाया है। अब हम समझते हैं इसका आंसर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये है कैनोपी, ये है अंडर द कैनोपी। जो रेड लाइट होती है वो इस कैनोपी को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, यानी वो नीचे नहीं जा पाएगी, लेकिन जो फार रेड लाइट होती है वो इस कैनोपी को पेनिट्रेट करके नीचे चली जाती है। तो जो अंडर द कैनोपी है, जो अंडर द कैनोपी है उनके पास कौन सी लाइट ज्यादा होगी बताइए, उनके पास फार रेड लाइट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट नीचे जा ही नहीं पाती है। तो रेड लाइट क्या है, रेड लाइट हाई है, सॉरी रेड लाइट कम है, एक मिनट रुकिए, यहां पर रेड लाइट कम है और फार रेड लाइट क्या है, ज्यादा है। तो ओवरऑल जो रेशो हो जाएगा इन दोनों का वो क्या हो जाएगा, कम, यानी कि लोअर होता है। ठीक है, अब अगर बात करें तो देखो अंडर कैनोपी में फार रेड लाइट ज्यादा है तो हमें PR ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि फार रेड लाइट ज्यादा है तो वो PFR को कन्वर्ट करता रहता है PR में, है ना। तो यहां पर PR क्या है, अंडर द कैनोपी ज्यादा है, लेकिन ये जो PFR है ये अंडर द कैनोपी कम है। इतनी बात समझ आई। तो यानी कि जो रेशो है कंप्लीट ओवरऑल हायर हो जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों को मैच कर लेते हैं। तो देखो रेड लाइट क्या है, रेड लाइट वर्सेस फार रेड लाइट का जो रेशो है वो कैसा आया है, लोअर आया है। तो देखिएगा यहाँ कहाँ लिखा है, रेड और फार रेड लाइट का जो रेशो है वो लोअर है, बिल्कुल सही है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है ये सही हो जाएगा। इसमें लिखा है हाई होता है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें लिखा है हाई हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो PR और PFR का जो रेशो है वो हायर है, बिल्कुल सही है, हमने भी निकाला है कि जो PR है और PFR का रेशो है वो हायर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है। और फिर लिखा है कि जो PFR होता है वो इनहिबिट करता है स्टेम की इलोंगेशन को, ये मैंने आपको अभी बताया ही था कि जो PFR होता है वो इनहिबिट करता है। तो हमारा ओवरऑल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखो, थर्ड में देखो क्या लिखा है, ये तो सही बताया है लोअर होता है, लेकिन ये हायर ये भी लोअर कर दिया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है फाइटो हार्मोन्स, यानी प्लांट के अंदर जो हार्मोन मिलते हैं उनको हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं। वहां से क्वेश्चन आया है, पूछा है ऑक्सिन के बारे में, जिबरेलिन के बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में और ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ये चारों ही क्या है, फाइटो हार्मोन है। यहाँ पर दिया हुआ है इनका रिसेप्टर, कि इनका रिसेप्टर कैसा होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन में होता है या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और फिर पूछा है कि किस तरीके से वो सिग्नलिंग करता है। तो देखो ऑक्सिन की और अगर बात की जाए जिब्रेलिन की, तो इन दोनों का ही जो रिसेप्टर होता है वो सोल्यूबल होता है, यानी मेम्ब्रेन में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में होता है। तो देखो ए के लिए हो जाएगा बी। और ये सिग्नलिंग कैसे करते हैं, ये करते हैं बाय द प्रोटोजोमल मेडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन, यानी कि जो 26 प्रोटोजोमल मशीन होती है उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, अपने सिग्नलिंग करते हैं। तो ए का हो जाएगा बी और सेकंड, यानी ए बी सेकंड। देखो कहां पर है, ए बी सेकंड ये नहीं है,
ए बी सेकंड यहाँ पर है, ए बी फर्स्ट ये भी नहीं है, ए ये भी नहीं है, तो ए बी सेकंड सही हो जाएगा। साइटोकाइनिन और जो ब्रेसिनोस्टेरॉइड होता है उनका रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन है और वो काम करते हैं बाय फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, तो BA1 तो सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड विद द assumption दैट द कंसंट्रेशन ऑफ 3-phosphoglycerate is high inside the chloroplast of an actively photosynthesized leaf। क्वेश्चन में दिया हुआ एक लीफ के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर 3-phosphoglycerate का कंसंट्रेशन हाई हो गया है और आपको 4 स्टेटमेंट दी हैं और पूछा है इन चारों में से कौन सा कारण है या फिर कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से सेल के क्लोरोप्लास्ट में 3-phosphoglycerate का कंसंट्रेशन हाई हुआ है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट पर। There will be high concentration of triose phosphate in the chloroplast। ऐसा हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रायोज फोस्फेट का कंसंट्रेशन हाई हो गया हो जिस वजह से यहां पर 3-phosphoglycerate का कंसंट्रेशन हाई हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सही क्यों है? क्योंकि ये जो 3-phosphoglycerate है ये टाइप होता है ट्रायोज फोस्फेट का ही। अब अगर सेल के अंदर ट्रायोज फोस्फेट ज्यादा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि वो ट्रायोज फोस्फेट कन्वर्ट हो गया हो 3-phosphoglycerate में, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका कंसंट्रेशन हाई हुआ है। तो ये पॉइंट भी हम मानकर चल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है सेल के अंदर। बी में लिखा है द एक्टिविटी ऑफ एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज विल बी इनहिबिटेड और सी में लिखा है द कार्बन फ्लो विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम सुक्रोज टू स्टार्च। पहले हम समझेंगे थर्ड स्टेटमेंट को, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि बी में क्या बोला है। तो देखिए सी में क्या कहा है कि अब जो कार्बन है उसका फ्लो कहां चलेगा? स्टार्च की साइड चलेगा, ना कि सुक्रोज की साइड। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, ये एक लीफ का सेल है जिसमें यहाँ पर दिखाया है क्लोरोप्लास्ट और ये दिखाया है साइटोसोल। देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, C3 साइकिल चल रही होती है, हम सभी को पता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है जिससे ये CO2 जो है ये कन्वर्ट होती है ट्रायोज फोस्फेट में। ये ट्रायोज फोस्फेट फिर अगर रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो बनाएगा स्टार्च, यानी कि ट्रायोज फोस्फेट की बहुत सारी रिएक्शंस होंगी और उसके बाद बनता है स्टार्च। लेकिन अगर सेल में सुक्रोज की रिक्वायरमेंट है तो ये ट्रायोज फोस्फेट बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद कई सारी रिएक्शन होती हैं और फिर लास्ट में बनता है यहाँ पर सुक्रोज। तो आपको यहाँ 2 बातें याद रखनी है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है स्टार्च और साइटोसोल में बनता है सुक्रोज। तो अब देखो क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है ट्रायोज फोस्फेट का या फिर 3-phosphoglycerate का। तो अगर क्लोरोप्लास्ट में इंक्रीज हुआ है तो यहां पर स्टार्च बनेगा, ना कि सुक्रोज। ठीक है, तो जो कार्बन का फ्लो है वो सुक्रोज से डाइवर्ट कर दिया जाएगा स्टार्च की साइड, क्योंकि कंसंट्रेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बढ़ा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो कार्बन का फ्लो है वो कहां होगा? स्टार्च की साइड होगा, ना कि सुक्रोज की साइड। डी में लिखा है स्टार्च सिंथेसिस विल बी इनहिबिटेड। देखो बिल्कुल अपोजिट है उसका, इसमें लिखा है कि स्टार्च बनता है, हमने देखा भी है कि स्टार्च ही बनता है, लेकिन फोर्थ में बोला है कि स्टार्च का जो सिंथेसिस है वो इनहिबिटेड कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बी में क्या लिखा है कि ये जो एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज है इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया गया है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की फॉर्मेशन के लिए यहां पर हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट है एडीपी पायरोफॉस्फोराइलेज, जिसका अभी पीछे हमने पढ़ा है, यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमें स्टार्च बनाना है तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं किया जाएगा, जबकि एक्टिव किया जाएगा ताकि स्टार्च की फॉर्मेशन हो सके। तो बी स्टेटमेंट गलत है, डी स्टेटमेंट गलत है, हमारा ए और सी सही है। तो यानी कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वाज क्रॉस विद अ ससेप्टेबल प्लांट एंड द रिजल्टेंट F1 प्लांट वर डिजीज रेजिस्टेंस। इसको एक बार लिख लेते हैं। कहा है एक रेजिस्टेंट प्लांट है उसको क्रॉस किया गया है एक ससेप्टेबल प्लांट के साथ में। तो रेजिस्टेंस को मैंने R से लिखा है और ससेप्टेबल को मैंने S से लिखा है। दोनों को क्रॉस किया गया है तो हमें F1 जो मिला है वो भी क्या है? रेजिस्टेंट है। तो F1 हमें जो मिला है वो भी रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? ये F1 है। इसके बाद लिखा है जब F1 प्लांट को सेल्फ किया गया तो हमें F2 इंडिविजुअल्स मिले, जो कि फिर एनालाइज किया गया तो देखा वे दोनों ही क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी डिजीज रेजिस्टेंस थे। यानी कि इसको सेल्फ करने के बाद हमें जो F2 प्रोजेनी मिली है वो भी क्या है? रेजिस्टेंस है। F2 भी क्या है? रेजिस्टेंस है। और हमको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे के रखी है और पूछा है कौन कौन सा यहाँ सही है। ठीक है, रीड करते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस फॉलो मेंडेलियन रेशियो। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपने बेसिक सा जेनेटिक्स भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा।
देखो आपको पता होगा कि जो एक मेंडेलियन जेनेटिक्स होता है एक पॉलीजेनिक या फिर क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। इसमें जो मेंडेलियन होता है हमने कई बार पढ़ा है कि ये मोनोजेनिक होता है, यानी जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो कैसी है, क्वालिटेटिव है और एक जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो एक जीन पर ही फोकस करती है, इसलिए इसको मोनोजेनिक बोलते हैं। इसके बाद ये जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स होती है ये पॉलीजेनिक होती है, यानी बहुत सारे जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें एग्जांपल है जैसे कि हमारी जो स्किन का कलर है, हमारी आईज का कलर है, हमारी जो हाइट होती है वो सब किस में आती है, पॉलीजेनिक में आती है, यानी कि वहां पर बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखो इससे ही हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे कि जो क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस होता है वो फॉलो करता है मेंडेलियन रेशियो को। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया है। देखिए बी में लिखा है in the F2 individual demonstrating qualitative resistance is dominant। देखो इस क्रॉस में देखिएगा एक बार, यहां पर रेजिस्टेंस है, हमने जब इन दोनों को क्रॉस किया तो F1 हमें कैसा मिला, रेजिस्टेंस मिला, फिर इसको सेल्फ किया तो हमें F2 भी कैसा मिला, रेजिस्टेंस मिला। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस वाला जीन है वो डोमिनेंट है। आपको पता ही होगा डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है। डोमिनेंट का मतलब जो पूरी ही जनरेशन टू जनरेशन मूव करता रहता है और रिसेसिव जो रुक जाता है। तो यहां पर ये जो ससेप्टेबल है केवल यहां है, ना तो ये F1 में आया है ना ही F2 में आया है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस वाला जीन है ये दोनों ही F1 और F2 दोनों में ही आया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस वाला जीन है या फिर ये जो फैक्टर है रेजिस्टेंस का ये डोमिनेंट है, इस वजह से ये सभी जनरेशन में जा रहा है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सी में लिखा है क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मोनोजेनिक, ठीक है। पहली बात तो ये जो क्वांटिटेटिव होता है ये मोनोजेनिक नहीं होता, मोस्टली पॉलीजेनिक होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज भी लगा दिया है तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी गलत है। देखिए डी में लिखा है क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस कैन बी पॉलीजेनिक। अभी मैंने आपको बताया है ये क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस जो होता है ये मोनोजेनिक होता है मोस्टली, लेकिन किसी किसी केस में ये पॉलीजेनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर डी स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, यानी केवल सी गलत है। तो सी गलत है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी, हमारा आंसर बचेगा ए, बी एंड डी। सो द राइट आंसर विल बी थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Certain plant species produce cyanogenic glycosides to protect them from pathogens। इसमें लिखा है कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके पास ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होता है जो इनकी हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम द पैथोजेंस। अ रिसर्चर हैज आइडेंटिफाइड अ वेरिएंट ऑफ सच प्लांट दैट हैज हायर लेवल ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स yet it is highly susceptible to a specific fungal pathogen। एक रिसर्चर ने एक ऐसा प्लांट देखा जिसके पास बहुत सारा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स था, लेकिन फिर भी वो प्लांट जो है इस फंगल पैथोजन से अटैक हो गया था। यानी कि अभी हमने कहा है कि ये जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये प्लांट की हेल्प करते हैं पैथोजन से लड़ने के लिए, लेकिन एक ऐसा प्लांट जिसके पास बहुत सारा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है तो इसका मतलब है उस पर कोई भी अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक फंगस जो है फिर भी इस प्लांट पर अटैक कर पा रही है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मतलब यहां आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि क्या कारण हो सकता है कि इस प्लांट में इतना सारा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होने के बाद भी ये फंगस उस पर अटैक कर पा रही है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन सा सही हो सकता है। तो देखो पहले लिखा है बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, इसको मैं समझा देती हूं। देखो प्लांट के अंदर है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, अगर वो इस फॉर्म में है तो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, मतलब ये हार्म नहीं करने वाला है। होता क्या है कि जब प्लांट के पास ये जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है सबसे पहले इसको ग्लाइकोसाइडेज की हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है साइनोहाइड्रिन में, फिर ये साइनोहाइड्रिन कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन साइनाइड में जिसको HCN बोलते हैं, और ये जो HCN बना है ये वेरी वेरी टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक होता है और यही एक कंपाउंड है जो पैथोजन को अटैक नहीं करने देता है, ठीक है। तो यानी कि होता क्या है कि प्लांट के अंदर ये सारा प्रोसीजर चलता है और फिर HCN बनता है और फिर ये HCN क्या करता है, हार्म करता है किसी भी पैथोजन को या फिर जो भी अटैक करना चाहता है, ठीक है। तो अगर वो फंगस फिर भी अटैक कर पा रही है तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो HCN के लिए रेजिस्टेंस हो, है ना, HCN का यानी कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है उसका उस पर कोई इफेक्ट ही ना हो रहा हो, और दूसरा ये हो सकता है कि उसके पास कुछ ऐसा प्रोसीजर है, कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण ये वेरी टॉक्सिक को कन्वर्ट कर रही है लेस टॉक्सिक में, जिससे कि इसका इफेक्ट उस फंगस पर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो अगर ये जो HCN है जो कि वेरी वेरी टॉक्सिक है, इसे अगर ये एंजाइम इन्फेक्ट कर दे, यानी कि ये एंजाइम इस पर अगर एक्ट कर दे, कौन सा, फॉर्मामाइड हाइड्रोलेज,
तो ये एक्ट कर देता है, तो HCN कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मामाइड में, जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव है और लेस टॉक्सिक है। ठीक है, इस टॉक्सिक पार्ट को भी ये लेस टॉक्सिक कर देता है। तो ऐसा हो सकता है कि उस फंगस के पास ये एक्टिविटी प्रेजेंट हो, जिसके कारण वो इसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रही है और फिर अटैक कर दे रही है। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा है कि बी में क्या लिखा है, फॉर्मामाइड हाइड्रोलेज एक्टिविटी उसके पास हो सकती है, तो बी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ए में लिखा है उसके पास बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। सी में लिखा है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और डी में लिखा है साइनाइड रेजिस्टेंट अल्टरनेट ऑक्सीडेज एक्टिविटी। देखिए ये जो एंजाइम है अल्टरनेट ऑक्सीडेज, इसका काम होता है रेस्पिरेशन करने का, और ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके ऊपर साइनाइड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखो यहां पर हमने लिखा है कि ये जो कंपाउंड है ये साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, इसका इफेक्ट होता है रेस्पिरेशन के कुछ एंजाइम्स पर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिस पर ये इफेक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसा हो सकता है कि उस फंगस के पास ऐसा एंजाइम हो जिसका साइनाइड से कोई इफेक्ट ही ना हो, यानी कि वो साइनाइड रेजिस्टेंट हो, तो भी वो क्या कर सकता है, प्लांट पर इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमारा बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं जितने भी यहाँ आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।